हाय, मेरा नाम कुमुद किशोर है और इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वन नेशन एंड वन इलेक्शन। ये टॉपिक आपका यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये GS2 के सिलेबस में कवर होगा। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं या बेसिक एक इंट्रो स्टार्ट करते हैं। One nation. So of course here nation is India. So we all know India is very big nation and it is full of diversity, and we have federalism. It is defined in constitution as union of states, और हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी अच्छे से डिमार्केटेड भी हैं। नाउ वन नेशन वन इलेक्शन। ऑफ कोर्स किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन एक बहुत ही सैक्रेड प्रोसेस होता है। इलेक्शन के थ्रू आप अपने स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं जो आपके रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये वन नेशन वन इलेक्शन क्यों अभी न्यूज़ में है। तो रिसेंटली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म की है हमारे प्रीवियस रिस्पेक्टेबल श्री रामनाथ कोविंद जी के अंदर, टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ वन नेशन एंड वन इलेक्शन। सो व्हाट इज़ दिस वन नेशन एंड वन इलेक्शन? वन नेशन एंड वन इलेक्शन कहने का जो पर्पस है, to have a synchronized election of all state assemblies along with the general election, और you can say लोक सभा इलेक्शन। जनरली होता क्या है कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और हमारे यहाँ इलेक्शन हमेशा 5 ईयर टर्म्स कंप्लीट होने के बाद होता है। तो जनरली क्या होता है कि सारे स्टेट असेंबलीज़ के जो गवर्नमेंट टर्म्स हैं वो एक साथ बिगिन या एंड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हर ईयर आपका अराउंड 4-5 और मल्टीपल इलेक्शंस होते हैं। इसी तरीके से अगर आपका किसी साल अगर लोकसभा का इलेक्शन भी है तो उसके साथ साथ 4-5 इलेक्शंस और स्टेट असेंबलीज़ के भी ओवर द पीरियड या ओवर द सेम ईयर्स होते रहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कहने का पर्पस है कि ये जितने जो स्कैटर्ड इलेक्शन हो रहे हैं ओवर द पीरियड्स, इन्हें एक बार में कंप्लीट किया जाए। नाउ द पॉइंट इज कि व्हाई दिस सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन इज रिक्वायर्ड। क्यों हमें ये जो 5 टर्म का जो इलेक्शन टर्म्स है, ये सारे इलेक्शन एक ही बार में क्यों हमें चाहिए, सवाल ये है। तो ऑब्वियसली इसके काफ़ी ज़्यादा परसेप्शंस निकल के आ रहे हैं। जनरली हम लोग डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो चूज़ करते हैं या बनाते हैं, उनका मेन पर्पस है कि वो आपका एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट और एक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को आगे लेकर आए। तो इसके फेवर में कि क्यों हमें सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन चाहिए, काफ़ी पॉइंट्स हैं, लाइक पॉलिसी पैरालिसिस। अब जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करती है, जिसके तहत जो भी कोई रूलिंग गवर्नमेंट है वैसा पॉलिसी आपका अनाउंस नहीं कर सकता है जो वोटर्स के माइंड को इन्फ्लुएंस करे और उनके पार्टी रूलिंग गवर्नमेंट के पार्टी को फेवर करे इलेक्शन में। इसकी वजह से ये होता है कि आपका जो भी होते हैं रूलिंग गवर्नमेंट, वो अपने पॉलिसीज समटाइम्स होल्ड करते हैं, डिले करते हैं, जो आपका एक बोल सकते हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस की तरह काम करता है। फिर लेस फोकस ऑन गवर्नेंस। अब चूँकि कोई भी पार्टीज़ हो, गवर्नमेंट हो, इलेक्शन उनके लिए जीतना मस्ट है, विनिंग प्रायोरिटी काफ़ी ज़्यादा हावी होती है। अब एक साल के अंदर अगर 4-5 इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट है, पार्टीज़ है, उनका एक मेजर फोकस
इलेक्शन के कैंपेन को मैनेज करने में जाएगा, तो ऑब्वियसली जो उनका जो मेन काम है गवर्नेंस, वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होगा या थोड़ा बहुत हैम्पर होगा। अनदर पॉइंट, क्यों हमें सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन चाहिए? पॉपुलिस्ट मेजर्स। अब चूँकि जो पार्टीज़ हैं उनके लिए विनिंग एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है, विनिंग प्रायोरिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो अपना इलेक्शन जीतने के लिए पब्लिक को फॉल्स प्रॉमिसेस भी करते हैं, या फिर अपनी जो एक मैनिफेस्टो है जो वो क्या डिलीवर करेंगे इन फ्यूचर, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, जो कि आपका एक साउंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि एक ट्रस्ट गैप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है, जो कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक साउंड अवेयर सिटीजन, पार्टिसिपेशन ऑफ साउंड अवेयर सिटीजन इन इलेक्शन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ ह्यूज एक्सपेंडिचर। अब ह्यूज एक्सपेंडिचर कहने का मतलब ये है कि इलेक्शंस कराने के लिए जो भी आपका मशीनरी या सेटअप लगता है वो बार बार यूज़ करना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो बार बार यूज़ करने के लिए हर बार एक्सपेंडिचर अलग से उठाना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब जो भी पार्टीज़ हैं उन्हें इलेक्शन जीतना है, तो जैसे जैसे उनको इलेक्शन जीतना है, तो जितनी बार इलेक्शन होगा, चाहे वो नेशनल पार्टीज़ हों या बड़ी से बड़ी स्टेट पार्टीज़ हों, वो इलेक्शन जीतने के लिए बार बार कैंपेन में मेजर एक्सपेंडिचर करेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। रिसेंट एक एनालिसिस थी, कैलकुलेशंस थी कि आप अगर सारे एक्सपेंडिचर जोड़ दो, लाइक पार्टीज़ जो एक्सपेंडिचर करते हैं या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक्सपेंडिचर होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा 50,000 करोड़ के अराउंड चला जाता है। फिर हिंडरिंग सिक्योरिटी फोर्सेस वर्क। अब कोई भी इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय करना पड़ता है एक पीसफुल इलेक्शन को करने के लिए। तो ऑब्वियसली ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका जो मेन काम है सिक्योरिटी रिलेटेड, वो हैम्पर होता है। और यही अगर आप एक साथ इलेक्शन कराएंगे तो ये सारा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है जो 5 साल में एक बार होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अपने मेन काम के लिए यूज़ किए जाएंगे, मेन पर्पस के लिए यूज़ किए जाएंगे। फिर सिमिलरली हिंडरिंग टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब इलेक्शन कराने के लिए आपको टीचर्स को इलेक्शन ड्यूटी देते हैं। लेक्चरर हो गए, जो कॉलेज के टीचर हो गए, उन्हें हम लोग इलेक्शन ड्यूटी देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप टीचर्स का एक टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैम्पर होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वी हैव टू कंडक्ट मल्टीपल इलेक्शंस। वोटर कन्वीनियंस। अब ऑब्वियसली अगर एक साथ इलेक्शन होगा तो वोटर्स को बार बार वोटिंग नहीं करना पड़ेगा। वोटर्स को एक ही बार में सारे इशू एनालाइज करने के ऑप्शंस मिलेंगे। तो हो सकता है कि अगर वोटर्स को ज़्यादा इजी लगे वोटिंग करना, ज़्यादा कन्वीनियंस लगे, तो नंबर ऑफ़ वोटर्स जो वोट डालेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सो ओवरऑल देखिए तो सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव प्रॉमिसेस गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में होल्ड करते हैं, गवर्नमेंट की इफ़िशियंसी बढ़ाने के रिस्पेक्ट में होल्ड करते हैं। नाउ तो क्या यस वाज देयर सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन अर्लियर? सो ऑब्वियसली अगर आप देखें तो इंडिया आज़ाद होने के बाद ऑलमोस्ट दो डिकेड तक 1969 तक आपका साइमल्टेनियस इलेक्शन को परस्यू किया। उसके बाद से ये सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। ये सिंक्रोनाइजेशन क्यों डिस्टर्ब होना शुरू हो गया? अब सडनली बीच में उन्हें क्या हुआ कि कुछ स्टेट असेंबलीज जो हो गए वो डिज़ोल्व हो गए, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया, वो कंप्लाई नहीं कर रहे हैं गवर्नेंस सिस्टम से, तो उनकी असेंबली डिज़ोल्व हो गई। उसे अराउंड काफ़ी ज़्यादा डिफेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा था, लाइक कि एमएलए ऑफ वन पार्टीज़, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ वन पार्टीज़ इज़ डिफेक्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी।
जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट डिज़ोल्व हो जाती थी। और इसी तरीके से उसी अराउंड में आपका कभी कभी जो लोकसभा इलेक्स जो थे वो भी डिज़ोल्व हो गए बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। सो ये जो सिंक्रोनाइजेशन थी 1969 के बाद डिस्टर्ब होने लगी। और फिर इसी सिंक्रोनाइजेशन जो डिस्टर्ब हुई तो उसके बाद जितने कमीशंस आए या उनके रिकमेंडेशन आए, तो आप दे सकते हैं कि लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो था 1983 में आपको साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने के लिए रिकमेंड किया था। सिमिलरली लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन 1999, फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और नीति आयोग 1916 में भी रिकमेंड किया था कि वी शुड हैव वन नेशन एंड वन इलेक्शन पॉलिसी। सो नाउ लेट्स से कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन अच्छे इम्पैक्ट होल्ड करते हैं और हम लोग इम्प्लीमेंट करना भी चाहते हैं, तो क्या ये आसान होगा इम्प्लीमेंट करना, या फिर क्या क्या डिफ़िकल्टीज इसमें आएगी? तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा डिफ़िकल्टीज़ है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब चूँकि यहाँ पे स्टेट्स इन्वॉल्व हैं इलेक्शन प्रोसेस में, तो अब होलिस्टिक एक बार में सारे इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी केस का अमेंडमेंट यहाँ पे परस्यू करना होगा। जो ये अमेंडमेंट कहने का मतलब ये है कि अगर लोकसभा राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट के लेवल पे डिस्कस करें, तो वहाँ पे जितने मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है वो 2/3 होना चाहिए मेजॉरिटी। और वहाँ का जो स्ट्रेंथ है लाइक लोकसभा का स्ट्रेंथ या राज्यसभा का स्ट्रेंथ, उसका भी आपका मोर देन 50% सिंपल मेजॉरिटी से वो बिल पास होना चाहिए। और उसके बाद अगर ये बिल आपका पार्लियामेंट के लेवल पे पास हो जाता है, तो स्टिल आपको मोर देन हाफ नंबर ऑफ स्टेट से एक अप्रूवल चाहिए। उनकी असेंबलीज अगर रेटिफाई करेगी, अप्रूव करेगी, तभी ये वन नेशन वन इलेक्शन आपका पॉसिबल हो पाएगा। और जनरली देखा गया है लाइक आप देखेंगे जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में, तो वहाँ पे ऑलरेडी सारी पार्टीज़ में एक लेवल की कॉन्सेंसस थी, तब भी वो जीएसटी आपका फाइनल होते होते 3 साल लग गया था। लाइक 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ था और 2017 में ये इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे आया था। और चलो मान लिया कि बिल अगर पास भी हो जाए, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल अगर पास भी हो जाए, तो अगला जो प्रॉब्लम आएगा डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबलीज। अब चूँकि हम लोग बोल रहे हैं कि स्टेट असेंबलीज और लोकसभा का जो इलेक्शन है वो सिंक्रोनाइज नहीं है। करेंटली सिर्फ 4 स्टेट हैं जो कि लोकसभा इलेक्शन से सिंक्रोनाइज्ड हैं, लाइक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन हम लोग लागू भी करते हैं, तो जितने अलग स्टेट्स हैं लाइक 24 स्टेट्स हैं, इनको आप क्या करोगे? इनकी असेंबलीज़ को डिज़ोल्व करोगे या वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाओगे? सो ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होगा उन्हें डिज़ोल्व करना। और इसे परस्यू करने के लिए आपके बहुत सा वन नेशन वन इलेक्शन को परस्यू करने के लिए एक्ट्स एंड रूल्स भी काफ़ी चेंज करने होंगे, लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज़। अब ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लाइक कैंडिडेट का क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें या जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है या प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन है, तो आपको यहाँ पे भी इस एक्ट में चेंज करना होगा। जो रूल्स के प्रोसीजर हैं वहाँ भी चेंज करना होगा। फिर ऑब्वियसली यहाँ पे जो सबसे टीडियस प्रोसेस है वन नेशन वन इलेक्शन में, वो है कॉन्सेंसस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो अपने देश में जितने रीजनल पार्टीज़ हैं, स्टेट पार्टीज़ हैं, वो जनरली अपोज़ करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, बिकॉज़ वो चाहते हैं कि उनके स्टेट सब्जेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पावर आए, ताकि वो लोकल इश्यूज़ को ज़्यादा फोकस करें और डेवलपमेंट के काम इनिशिएट कर सकें। तो उनका डर होता है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर हम लोग लाएंगे तो नेशनल पार्टीज़ और नेशनल गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगी और इनका पावर काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स कि अगर एक साथ हम लोग इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आएगा,
लाइक अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शन कराता है, तो वो क्या है, एग्जिस्टिंग सेट ऑफ मशीनरी लाइक वीवीपैट एंड ईवीएम मशीन्स, इनको बार बार वो यूज़ करता है। लाइक अगर एक साल में 5 इलेक्शन हो रहा है तो सेम ईवीएम मशीन 5 बार वो आपका मल्टीपल टाइम्स में यूज़ हो रहा है, नेक्स्ट ईयर भी यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर आप एक साथ कराएंगे तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बड़ा एक्सपेंडिचर होगा इंडिया लेवल पे। नाउ पॉइंट कम्स, इज़ इट वर्थ टू हैव वन नेशन वन इलेक्शन? क्या ये वर्थ होगा इतना ज़्यादा पेन लेके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, कॉन्सेंसस के लिए इतना फाइट मार के, और ऑब्वियसली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हम लोग देखें, बट फिर भी क्या ये वर्थ होगा इतना पेन लेना और फिर एक वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना? तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ आपके डिसएडवांटेजेस भी है, कॉन्स लेवल पे भी हैं जो होगा वन नेशन वन इलेक्शन अगर हम लोग लागू करते हैं। ये कॉन्स क्या हो सकता है? लेस फीडबैक फ्रॉम पीपल। अगर अभी के सिस्टम में आप देखें, जो एक साल में काफ़ी जो मल्टीपल इलेक्शन होता है, तो यहाँ पे जो पब्लिक है उनके पास ज़्यादा पावर है। यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चूँकि इन्हें बार बार इलेक्शन फेस करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे पब्लिक से वो ज़्यादा अकाउंटेबल हो रहे हैं। क्योंकि मान लिया कि अगर कोई नेशनल पार्टी है और उसने एक स्टेट में इलेक्शन जीता और वहाँ पे अच्छे से काम नहीं किया, तो उसका वो जो पर्टिकुलर न्यूज़ है वो दूसरे स्टेट में फैल जाएगा। अब मान लिया कि दूसरे स्टेट में जब वो इलेक्शन फेस कर रहा है, तो वहाँ के जो वोटर्स होंगे वो रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने पिछले स्टेट में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दिया। फिर आपका अगला जो डिसएडवांटेज यहाँ निकल के आता है वो है डोमिनेशन ऑफ नेशनल इश्यूज ओवर लोकल इश्यूज, जो कि फेडरलिज्म के लिए अच्छा नहीं है। जनरली फेडरलिज्म में क्या है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट के अंदर आती हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो सेंट्रल लिस्ट में आती हैं, और कुछ है जो कॉमन है जो कि कॉन्करेंट में आती है, जहाँ पे सेंट्रल लॉ दोनों मिल के लॉ बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो नाउ पॉइंट ये है कि अगर हम लोग एक साथ इलेक्शन करेंगे तो नेशनल इश्यूज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिस्कस होगा, हावी हो जाएगा, और आपका जो स्टेट का लोकल इशू है वो दब भी सकता है। लेट्स से कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक नेशनल इशू है इन्फ्लेशन, ठीक है, या नेशनल इशू है डिफेंस, लाइक इंडिया चाइना बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, डिफेंस की कोई इश्यूज़ है, और सडनली एक लोकल इशू है, स्टेट लेवल का इशू, एग्रीकल्चर इशू है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका किसानों का खेती अच्छे से नहीं हुआ, उनका प्रोडक्शन कम गया है, ड्राउट का कंडीशन आ गया। तो अगर आप एक साथ इलेक्शन करा दोगे तो क्या होगा, जो डिफेंस का इशू होगा या इंडिया चाइना बॉर्डर का इशू होगा वो इतना ज़्यादा हावी हो जाएगा कि लोग इस छोटे से इश्यूज़ पे ध्यान भी नहीं देंगे। तो एक तरीके से हम लोग जो बेसिक मेन पर्पस है डेमोक्रेसी में कि टू ब्रिंग डेवलपमेंट टू द लास्ट माइल, तो वो कहीं ना कहीं जब उनके इशू ही छूटने लगेंगे तो उनका डेवलपमेंट प्रोसेस भी हैम्पर होगा। डोमिनेशन ऑफ नेशनल पार्टीज़, अब अगर हम लोग नेशनल और जो स्टेट इलेक्शन है एक साथ कराएंगे, नेशनल इशू हावी होने लगेगा, तो ज़्यादा चांसेस है कि फिर नेशनल पार्टीज़ ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगी, क्योंकि पब्लिक परसेप्शंस में हमेशा नेशनल पार्टीज़ ज़्यादा इन्फ्लुएंस होल्ड करने लगेगी। फिर जो लास्ट पॉइंट आता है कि क्या एक प्रोबेबल डिसएडवांटेज हो सकता है यहाँ पे, वो है कि ये वोटर्स को कंफ्यूज कर देगा। अब अगर आप देखें तो इंडिया में जो वोटर्स की पब्लिक अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा कम है, क्रिटिकल लेवल पे, बहुत माइन्यूट लेवल पे अवेयर नहीं रहते हैं। तो ऐसे केस में अगर वोटर्स को आप नेशनल इश्यूज़ या लोकल इश्यूज़ जो स्टेट इश्यूज़ है दोनों एक साथ दे दोगे एनालाइज करने के लिए, उसके बेसिस पे वो डिसीज़न ले, तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं और उनका जो डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी है वो हैम्पर हो सकता है। तो ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा साइन नहीं होगा कि उनके वोटर्स का ही डिसीज़न अच्छे से जो हो रहा है या साउंड डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो अब तक हम लोगों ने सब कुछ देखा कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है,
कब से ये डिसिंक्रोनाइज्ड हुआ। सो नाउ कि तो फिर हम लोग का क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, हमें क्या किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। तो ऑब्वियसली अभी हम लोग जिस कंडीशन पे हैं, एक डिमांड ग्रोथ की भी डिमांड इस नए जो टेक्निकल एज में हम लोग आए हैं, तो एक हाई ग्रोथ की भी डिमांड है। एट द सेम टाइम एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की भी डिमांड है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस में चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली एक इफ़िशियंसी की ज़रूरत है, बट जो हमारा फीडबैक मैकेनिज़्म है, जहाँ पे गवर्नमेंट बार बार पब्लिक के सामने अकाउंटेबल होती है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी अभी जो डेवलपमेंट है वो एक डेवलपिंग स्टेज में ही है। तो ऑब्वियसली एक फीडबैक ज़रूरी है। तो इसका हम लोग एक कॉमन वे निकाल सकते हैं कि 1 ईयर 1 इलेक्शन, 1 इलेक्शन 1 ईयर। कहने का मतलब है कि एक साल में जितने भी 4-5 इलेक्शन हो रहे हैं वो एक ही बार में इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो जाए। इससे क्या होगा कि सारे इलेक्शन जब ख़त्म हो जाएंगे तो आगे कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा, तो कोई पॉलिसी पैरालिसिस वो साल भर फिर नहीं होगा, तो अपना गवर्नमेंट काम कर पाएगा। और चूँकि फीडबैक ज़रूरी है, तो हर एक साल पे फीडबैक आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस पे, तो ये दोनों पर्पस अचीव कर लेगा। दूसरी बात, जो हमारा जो मेजर कंसर्न था कि एक्सपेंडिचर कैसे कंट्रोल किया जाए, तो जनरली हम देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा कंसर्न नहीं है जितना कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक्सपेंडिचर है। तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ पे एक लीगल कैप लगाना होगा, उनके कैंडिडेट पे लीगल कैप लगाना होगा कि कितना एक्सपेंडिचर आप कर सकते हैं, और उसको एक विगरस इम्प्लीमेंटेशन के साथ परस्यू करना होगा, उन्हें कंट्रोल करना होगा। तो ये हम लोग कर सकते हैं। एंड ऑन अ कंक्लूजन नोट, हम लोग ये ही कह सकते हैं कि इलेक्शन किसी भी डेमोक्रेसी में एक ही बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, जो मास लेवल पे जो पॉपुलेशन का जो एस्पिरेशन है उसको कलेक्ट करता है कलेक्टिव लेवल पे, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लेवल पे, और उसी एस्पिरेशंस को फ्रेम करता है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन, जिससे सारे लोग डेवलप कर सकें। सो ऑब्वियसली 1 नेशन 1 इलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स का, जिसे पढ़ना ज़रूरी है। एंड पहले भी मैंने कहा है कि यूपीएससी में चाहे वो प्री हो या मेंस हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे अपना थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करते हैं, और डिफरेंट जो पर्टिकुलर इशूज़ है उसके डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सिलेबस है उससे आप कैसे लिंक करते हैं। लाइक 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो इसे आप बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं कि इलेक्शन अगर होलिस्टिक इंडिया लेवल पे करना है तो इसका इम्पैक्ट, काउज एंड इफ़ेक्ट, डिफरेंट सेगमेंट से आप लिंक कर सकते हैं। लाइक इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा, फिर आप ये देख सकते हैं कि गवर्नेंस के एफिशिएंसी पे क्या असर पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी पे क्या असर पड़ेगा, या आपका जो भी है गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक को लेके, सोशल ऑडिट को लेके, इन सारी चीज़ों पे क्या असर पड़ेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर धीरे धीरे सारे प्रोसेस से लिंक करना है। यही है आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन। सो दैट्स ऑल, दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक 1 नेशन एंड 1 इलेक्शन। थैंक यू।